नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली में रेड कॉर्पेट बिछने लगा है? ये जो सवाल है वो अनायास नहीं उठा है। जिस तरीके की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है उसके बाद ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। दरअसल कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ाने जा रहे हैं, यानी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी जिम्मेदारी है। एक ये, दूसरा जो सवाल है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जो 2027 में होना है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली जो सरकार है उसके लिए यह चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में ऐसा है? इस पर पहले बात करेंगे, फिर रेड कारपेट वाले मसले पर आएंगे। देखिए, हुआ क्या है कि दो तीन घटनाएं हैं जो सीधे तौर पर इस बात का संकेत भी दे रही हैं और संदेश भी दे रही हैं कि 2017 और 2022 की तरह 2027 वाला चुनाव बड़ा स्मूथ नहीं होने जा रहा है। क्यों? देखिए, दो चीजें हैं जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित करती हैं, और या मैं कहूं कि हिंदी पट्टी को प्रभावित करती हैं। एक है धर्म और दूसरा है जाति। अगर इन दो चीजों के साथ ऐसा लगे कि खेल हो रहा है तो आप ये समझिए पूरा सियासी समीकरण ही बदल जाता है। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट और उसके बाद में राम मंदिर आंदोलन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कैसे इन दो घटनाओं ने हिंदुस्तान के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। जिस हिंदुस्तान में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, आप देखिए कि दो घटनाओं ने 1990 के दशक की महज दो घटनाएं, और इन दो घटनाओं ने हिंदुस्तान की जो सियासी तस्वीर है उसको उलट पुलट दिया। तो इसीलिए यह मामला जो है बड़ा टची हो जाता है, धर्म और जाति वाला। अभी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां क्या हो गया? यहां राम मंदिर में जो चंदा चोरी वाला मसला आया, उस मसले ने आप एक तरह से कहें कि पूरे हिंदुस्तान के जनमानस को हिलाकर रख दिया। क्योंकि राम यहां जो है सिर्फ आप एक तरह से कहें कि हमारे आराध्य नहीं है, बल्कि राम तो यहां की माटी में रचे बसे हैं। तो इसलिए यह मामला जो है यह बड़ा संवेदनशील हो गया। अब जो संवेदनशील हो गया तो जाहिर सी बात है कि जिसे चुनाव में उतरना है उसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि साहब अब इनके लिए मुकाबला जो है वो बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन दो तीन चीजें हैं जिसके कारण यह चुनौतीपूर्ण दिख जरूर रहा है लेकिन होने नहीं जा रहा है। पहला और बड़ा कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस मसले को जिस तरह से टैकल किया है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वो इस संवेदनशील मसले को लेकर कितने खुद जो है संवेदनशील हैं, और वो चाहते हैं कि हर हाल में ऐसे जो भी लोग हों जिनका भी इससे जुड़ाव हो, इस चंदा चोरी से उनका ताल्लुक हो, उन सबको बिहाइंड द बार भेजा जाए, यानी जो दोषी हैं उनको छोड़ा ना जाए। इसको लेकर वो पूरी तरह से एक्टिव है। इसीलिए आप ये कहें कि पहले जैसे ये मामला सामने आया उन्होंने तुरंत इंक्वायरी बिठा दी कि साहब इस पर जांच पड़ताल हो। फिर रिपोर्ट जैसे ही आई वैसे FIR वगैरह हो गया, छापेमारी वगैरह हुई, और इस पर तेजी से काम हो रहा है ताकि जो लोग उस आप ये कहें कि पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और लोगों के भावनाओं से खेल रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो एक तो पहला मामला योगी आदित्यनाथ ने यह किया है। दूसरा, देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ जो प्लस पॉइंट है वो है लॉ एंड ऑर्डर, जिसको लेकर अभी कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और खास तौर से अगर उनके बरक्स समाजवादी पार्टी खड़ी है तो समाजवादी पार्टी तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोल ही नहीं सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय में लॉ एंड ऑर्डर सबसे आप ये कहें कि चीज थी जो जिस पर लोगों ने कहा था कि साहब इस पर कुछ नहीं हो सकता है। और यही वो मसला है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रही है, यानी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कोई अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं कर सकता है। तो ये जो है आप एक तरह से कहें कि योगी आदित्यनाथ का प्लस पॉइंट है। दो और चीजें हुई हैं जो सियासी तौर पर बड़ी रोचक है। पहली चीज, 2024 में दलित वोट खिसक गया था।
बीजेपी की तरफ से और चला गया था गठबंधन में। अभी गठबंधन में ही लट्ठम लट्ठा चल रहा है, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं उस दलित और मुस्लिम वोट को लेकर कि साहब हमारे पाले में आए, और वो रिझाने में लगे हुए हैं बहन जी को। कौन? कांग्रेस वाले। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, कांग्रेस चाहती है कि साहब 150, 100 इससे कम सीटें न मिले गठबंधन में। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति है वो परिस्थिति पूरी तरह से आप देखें तो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार के पक्ष में दिखाई देती है। आप दूर से देखेंगे तो लगेगा नहीं, योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती है, 2027 का चुनाव बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। लेकिन जब आप इसको माइन्यूटली स्टडी करेंगे तब आप पाएंगे कि साहब ये जो इन लोगों ने कुनबा बना रखा है उस कुनबे में कितना लोचा है। सबसे पहली चीज तो ये है साहब, वो सोच रहे हैं कि दलित वोट हमको मिल जाए, मुस्लिम वोट हमको मिल जाए, ये सोच रहे हैं हमको मिल जाए, और इसमें होना क्या है, किसी के हाथ कुछ नहीं लगना है, तलवारें खींचेंगी, ये 100 सीट देंगे नहीं और 150 से कम पे मानेंगे नहीं। तो सबसे पहला संकट तो यही है। और अगर समाजवादी पार्टी मान लीजिए 100 सीट दे दी तो यह याद रखिएगा वही हाल होगा जो बिहार में हुआ था। जबरदस्ती कांग्रेस ने राजद से 50 सीट 55 सीट ले ली थी, और उसके बाद में क्या हुआ कि उन 55 सीटों पर राजद के कार्यकर्ता बैठ गए। ठीक साहब, उनका मनोबल टूट गया, और फिर जो हाल हुआ गठबंधन का बिहार में वो किसी से छिपा नहीं है। जो राजद 80 पर थी वो 20 पर 25 पर आकर अटक गई। तो अगर जिस तरह की आप ये कहें कि राहुल गांधी की अपनी छवि है और उनका काम करने का तरीका है वही रहा, तो उत्तर प्रदेश में भी यही होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी जो है वो आप मानकर चलिए कि 110 के आसपास पाई थी 2022 में, अब की 50 पे जाके सिमटेगी। और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये जो भाजपा गठबंधन है ये बड़ी बात नहीं है अगर 350 तक पहुंच जाए। जिस तरह के इनके यहाँ रसाकस्सी है उस रसाकस्सी के लिहाज से बता रहा हूं कि ये खुद ही जो है आपस में ही लड़के जो है हार जाएंगे। तो इसलिए बहुत चुनौतीपूर्ण तो नहीं है, बड़ा आसान और सहज है। दूसरी चीज ये जानते हैं समझते हैं कि वाकई में रेड कारपेट बिछ रहा है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, चर्चा है कि जो तैयारी चल रही है वो इस बात की कि पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा कौन होगा, किसकी अगुवाई में बीजेपी आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब आप पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा की बात करते हैं तो वो कौन है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और जिस लाइन को लेकर आरएसएस चलता है, भाजपा चलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लाइन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं वो हिंदुत्व की। तो आज के समय में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन है? अक्रॉस द इंडिया अगर आप देखें तो वो योगी आदित्यनाथ ही दिखाई देते हैं। तो ये जो तैयारी चल रही है ना कि पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा, तो पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा में जो सेट बैठ रहे हैं उनको फिर दक्ष भी तो करना होगा, उनका उस तरह से प्रशिक्षण भी तो होगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। ठीक है, तो इसलिए माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाएगा। अब थोड़ा ठहरिए, अपनी जो विचार के कहा जाते हैं ना कि घोड़े हैं उसको दौड़ाइए मत, उसको विराम दीजिए। बुलाया किस लिए जाएगा? बुलाया इसलिए जाएगा ताकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनको जगह दी जा सके, जो बीजेपी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसको लेकर चर्चा है कि ये जिम्मेदारी जो है उनको दी जानी है, और इस बाबत जो है तैयारी चल रही है। और ये जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भविष्य की जो योजना है उस योजना के मद्देनजर है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि रेड कारपेट जो है वो बिछने लगा है। किसके लिए? योगी के लिए। और देखिए, ये तकरीबन तय माना जा रहा है कि जो जिस लाइन पर बीजेपी चली है वो लाइन जो है वो हिंदुत्व वाली है, और उस लाइन का आज के समय में सबसे प्रखर चेहरा अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है।
तो इस लिहाज से भी आप देखें तो जो जो बीजेपी का अपना आइडियोलॉजिकल लाइन है, उस लाइन में लोकप्रियता के भी लिहाज से, और आप देखिए कि जो तमाम सभाएं होती हैं हर स्टेट में, उन सभाओं में भी भीड़ के लिहाज से भी, अभी आप देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए लोग स्वतः स्फूर्त चले आते हैं। तो इस कारण उन्हें अब उस पायदान पर देखा जा रहा है। तो इसलिए माना जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है, जो सीधे तौर पर सबसे बड़ी जो नीति निर्माता समिति है, निकाय है, आप कहें बीजेपी की, उसमें उनकी जगह जो है वो निर्धारित हो रही है। अब उसके बाद आगे तमाम सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये एक बड़ी एंट्री मानी जा रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।